हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकंड ईयर जूलॉजी का फर्स्ट सेमेस्टर है कोर डेटा। और इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। आप चैनल के अंदर जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर प्रेस करेंगे आप उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सब फाइलम सिफेलोकोर्डेटा। ये एग्जाम पेपर में 5 नंबर में कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है इसके जनरल फीचर्स या इसके क्लासिफिकेशन से रिलेटेड। तो इस वीडियो के हम इसी में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, सिफेलोकोर्डेटा के अंदर आप स्टडी करते हैं एम्फियोक्सिस के बारे में। एम्फियोक्सिस आपके सिलेबस के अंदर है। और इसी तरीके से यूरोकोर्डेटा के अंदर आप स्टडी करेंगे हर्डमानिया के बारे में। तो पिछली वीडियोस के अंदर हमने देखा हेमिकोर्डेटा के अंदर आपने स्टडी किया बेलेनोग्लोसस के बारे में। उसके अलावा हमने डिस्कस कर लिया है फाइलम कोर्डेटा के जनरल फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन के बारे में। तो हेमिकोर्डेटा के अंदर हमने बेलेनोग्लोसस को कंप्लीट करने के बाद अब हम कंप्लीट करेंगे एम्फियोक्सिस के बारे में। ठीक है, इस वीडियो के अंदर तो हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सब फाइलम सिफेलोकोर्डेटा। और सिफेलोकोर्डेटा के अंदर आप एम्फियोक्सिस या ब्रेंकियोस्टोमा भी इसको बोलते हैं, लैंसियोलेट भी इसको बोलते हैं। तो इसके जितने भी फिजियोलॉजी है इसी को हमें धीरे धीरे कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद यूरोकोर्डेटा के अंदर हम हर्डमानिया को कंप्लीट करेंगे, उसकी सभी फिजियोलॉजी को, उसके एक्सटर्नल इंटरनल मॉर्फोलॉजी, इसका हैबिटेट से रिलेटेड। तो यहाँ पर ये जो 3 टॉपिक्स हैं बेलेनोग्लोसस, एम्फियोक्सिस और हर्डमानिया, ये आपके यूनिट फर्स्ट के अंदर कंप्लीट होते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, हेडिंग डाल लीजिए जनरल फीचर्स ऑफ सब फाइलम सिफेलोकोर्डेटा। दोस्तों, पिछली वीडियोस के अंदर हमने कवर किया हेमिकोर्डेटा के जनरल फीचर्स के बारे में, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। और हेमिकोर्डेटा के अंदर आप स्टडी करते हैं एक एनिमल बेलेनोग्लोसस। बेलेनोग्लोसस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब मैं कवर कर चुका हूँ। उसको एक अलग से मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, आप चैनल के अंदर जाएंगे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ रहे हैं जनरल फीचर्स ऑफ सब फाइलम सिफेलोकोर्डेटा और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। और सिफेलोकोर्डेटा के अंदर आप एनिमल की स्टडी करेंगे एम्फियोक्सिस, जिसको हम ब्रेंकियोस्टोमा या लैंसियोलेट भी बोलते हैं। दोस्तों, ये आपके सिलेबस के अंदर है। उसके बाद आता है दोस्तों सब फाइलम यूरोकोर्डेटा। इसके बाद जब हम इसको कवर कर लेंगे एम्फियोक्सिस को और सब फाइलम सिफेलोकोर्डेटा को जब हम कवर कर लेंगे, उसके बाद हम कवर करेंगे दोस्तों यूरोकोर्डेटा, सब फाइलम यूरोकोर्डेटा के जनरल फीचर्स, क्लासिफिकेशन। और उसके अंदर जो एनिमल की आप स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं दोस्तों हर्डमानिया। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सब फाइलम सिफेलोकोर्डेटा। दोस्तों, जैसा कि मैंने इसको सब फाइलम सिफेलोकोर्डेटा का नाम दिया, यानी कि इसका जो है एक अपना फाइलम भी होगा। तो जैसा कि हमने फाइलम कोर्डेटा के क्लासिफिकेशन में देखा था, सबसे पहले तो हमने फाइलम कोर्डेटा के जनरल फीचर्स और क्लासिफिकेशन के बारे में भी डिस्कस किया था। तो क्लासिफिकेशन में हमने क्या देखा था कि फाइलम कोर्डेटा को 2 ग्रुप्स में सबसे पहले डिवाइड किया गया। ऐसे एनिमल जिनके अंदर क्रेनियम प्रेजेंट था उसको हमने क्रेनिएटा के अंदर रखा, और ऐसे एनिमल जिनके अंदर क्रेनियम अब्सेंट था, यानी कि जो कपाल या ब्रेन बॉक्स अब्सेंट था, उसको हमने जो है एक क्रेनिएटा के अंदर रखा। तो इस तरीके से दोस्तों हमने सब फाइलम कोर्डेटा को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, एक क्रेनिएटा और क्रेनिएटा। दोस्तों, एक क्रेनिएटा के अंदर वो एनिमल्स आएंगे जिनके अंदर जो कपाल है या ब्रेन बॉक्स है वो अब्सेंट होता है, जैसे कि सब फाइलम सिफेलोकोर्डेटा और सब फाइलम यूरोकोर्डेटा, ये सब जो है एक क्रेनिएटा के अंदर रखे गए हैं। तो आई होप अब आपको लोकेशन और पोजीशन पता चल गई होगी, जबकि हमने देखा था कि जो क्रेनिएटा है उसके अंदर वर्टिब्रेट्स आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं दोस्तों सब फाइलम सिफेलोकोर्डेटा के बारे में। सब फाइलम सिफेलोकोर्डेटा के अंदर 13 स्पीसीज आती हैं। इसके अंदर जितने भी एनिमल्स हैं उनकी जो है 13 स्पीसीज है। और ये ज़्यादातर कहाँ पर रहते हैं? मैराइन वाटर में। ठीक है, मैराइन यानी कि समुद्री वाटर में रहते हैं। और इनकी जो बॉडी होती है दोस्तों वो फिश लाइक होती है एंड यूजफुल फॉर ब्रोविंग एंड स्विमिंग। दोस्तों, इनकी बॉडी कैसी होती है? फिश लाइक, मछली के जैसी होती है। और अडेप्टेड रहती है कहाँ कहाँ पर रहने के लिए? ब्रोविंग में, यानी कि बिल बनाकर रहने में या तैरने में जो है इनके अनुकूल रहती है। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि बॉडी इज फिश लाइक एंड यूजफुल फॉर ब्रोविंग एंड स्विमिंग। तो ये इसका फर्स्ट पॉइंट रह जाएगा। सेकेंड पॉइंट आप क्या नोट करेंगे? अपेंडेजेस आर अब्सेंट। दोस्तों, जैसे हमने सब फाइलम या फिर फाइलम आर्थ्रोपोडा को हमने स्टडी किया था बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर, तो उसमें हमने क्या देखा, उनकी फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर जितने भी एनिमल्स थे उनकी बॉडी सेगमेंटेड थी, अपेंडेजेस प्रेजेंट थे, लेटरल अपेंडेजेस प्रेजेंट थे। बट यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि इनकी बॉडी के अंदर किसी भी टाइप का कोई भी अपेंडेजेस नहीं प्रेजेंट होता। ठीक है, और दूसरा पॉइंट दोस्तों, इनमें जो है डोर्सल, काउडल एंड वेंट्रल फिन्स प्रेजेंट होते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है दोस्तों एम्फियोक्सिस। अगर आपको सिफेलोकोर्डेटा को रिप्रेजेंट करना है तो आप एम्फियोक्सिस का डायग्राम बना लीजिए, उसकी एक्सटर्नल इंटरनल मॉर्फोलॉजी को अच्छे से समझ लीजिए। आप पूरे जनरल फीचर्स को समझा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों एम्फियोक्सिस जो है वो पूरी तरीके से कोर्डेट के फीचर शो करता है। या फिर आप कह सकते हैं कि सिफेलोकोर्डेटा को हम ब्लूप्रिंट कहते हैं कोर्डेट्स का।
कोर्डेट का ब्लूप्रिंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दोस्तों जो भी कोर्डेट के जो मेन फीचर्स हैं वो ये शो करता है सिफेलोकोर्डेटा। ठीक है, नोटोकॉर्ड का प्रेजेंट होना, फेरिंजियल गिल्स का प्रेजेंट होना, ये सब जो है तीनों चारों जो भी करेक्टर है, जो मेन फीचर्स हैं फाइलम कोर्डेटा के, वो सिफेलोकोर्डेटा शो करता है, इसलिए इसको हम ब्लूप्रिंट भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नंबर 3 पॉइंट, बॉडी वाल इसकी जो होती है, इन एनिमल्स की जो बॉडी वाल होती है शोज क्या शो करती है, 1 सेल थिक नॉन सिलिएटेड एपिडर्मिस, इनके अंदर नॉन सिलिएटेड एपिडर्मिस होता है, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं एंड पैराइटल पेरिटोनियम प्रेजेंट होता है। या एक तरीके से हम भी कह सकते हैं इनकी जो बॉडी होती है दोस्तों वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब आप समझ सकते हैं कि इनकी जो बॉडी होती है वो एम्ब्रियो के तीनों जर्म लेयर से मिलकर बनी होती है। इनकी जो बॉडी होती है वो ऑर्गेनेट होती है, जो एम्ब्रियो होता है उनके तीनों जर्म लेयर कौन कौन से, जैसे एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, अगर इनकी बॉडी जो है 2 जर्म लेयर से मिलकर बनी होती तो हम क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक, बट इनकी बॉडी जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, यानी कि तीनों जर्म लेयर से मिलकर बनी होती है। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे इनमें जो है एक्सोस्केलेटल सिस्टम या फिर किसी भी प्रकार का जो बाह्य कंकाल होता है, एक्सोस्केलेटन अब्सेंट होता है। ठीक है, नोट करेंगे इट हैज़ नो एक्सोस्केलेटन, ये 4th पॉइंट है। अच्छा, स्केलेटल सिस्टम हम जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो हड्डियां होती है ये एंडोस्केलेटल सिस्टम होती है, लेकिन हमारे जो बाहरी एक्सोस्केलेटल सिस्टम का एग्जाम्पल है जैसे हमारे नाखून, बाल या गाय भैंस के अंदर जो सींग होते हैं, हॉर्न्स होते हैं, वो सब एक्सोस्केलेटल सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो इनके अंदर किसी भी टाइप का कोई भी एक्सोस्केलेटल सिस्टम नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, 5th पॉइंट को नोट करेंगे दोस्तों, नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम द एंटीरियर एंड टू पोस्टीरियर एंड। दोस्तों अगर आप सिफेलोकोर्डेटा का जो वर्ड है इसको अगर आप स्प्लिट करें तो आपको क्या निकल कर आएगा, सिफेलो का मतलब होता है दोस्तों हेड। ठीक है, सिफेलो का मतलब होगा हेड, और कॉर्डेट का मतलब आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसका मतलब होता है नोटोकॉर्ड, यानी कि इनका जो हेड होता है दोस्तों, इनके अंदर जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है दोस्तों, वो हेड से टेल रीजन तक पूरी तरीके से एक्सटेंड करती है। यानी कहां से कहां तक लाई करेगी, हेड से टेल तक के, मतलब पूरी तरीके से इसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। इसलिए मैंने कहा कि ये ब्लूप्रिंट होते हैं कॉर्डेट के, क्योंकि ये सभी कॉर्डेट फीचर्स को शो करते हैं। तो इस पॉइंट को नोट करेंगे, नोटोकॉर्ड जो होती है वो एक्सटेंड करती है फ्रॉम एंटीरियर एंड, एंटीरियर मतलब आगे वाला भाग, एंटीरियर एंड से पोस्टीरियर एंड यानी कि पीछे वाले भाग तक, यानी कि हेड से टेल तक के एक्सटेंड करता है इनका नोटोकॉर्ड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। यानी कि इनका जो दोस्तों एलिमेंट्री कैनाल होता है वो लॉन्ग होता है, स्ट्रेट होता है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट कहेंगे क्योंकि माउथ से एनस पर ओपन होता है, तो इस तरह के एलिमेंट्री कैनाल हम कंप्लीट कहेंगे। स्ट्रेट होता है, एकदम सीधा होता है। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल इज लॉन्ग, स्ट्रेट एंड इट इंक्लूड ए लार्ज फेरिंग्स विद मेनी गिल स्लिट्स। इनमें जो है एक बड़ा सा फेरिंग्स होता है जिसमें कई सारे गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। और इनके अंदर जो मोड ऑफ फीडिंग होता है, यानी कि खाने की जो प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है, सीलियरी मोड ऑफ फीडिंग इज डेवलपमेंट। हम एम्फियोक्सिस के जब डाइजेस्टिव सिस्टम को देखेंगे तो उसको बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो नोट करेंगे 7वां पॉइंट्स, गिल विल परफॉर्म रेस्पिरेशन। दोस्तों इनके अंदर जो गिल्स प्रेजेंट होते हैं वो रेस्पिरेशन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उसी से रेस्पिरेशन की जो प्रक्रिया है, रेस्पिरेशन मतलब श्वसन तंत्र। दोस्तों जो सांस लेने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम इंग्लिश में रेस्पिरेशन कहते हैं। और सर्कुलेटरी सिस्टम दोस्तों इनके अंदर क्लोज्ड टाइप का होता है, यानी कि जो ब्लड फ्लो करेगा वो कहाँ पर फ्लो करेगा, वेसल्स के अंदर, किसी जो है आप कह सकते हैं कि कोई वेसल्स है, कोई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जैसे हमारी बॉडी के अंदर वेन्स प्रेजेंट होती हैं, उनके अंदर ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, अगर कोई ऐसे एनिमल जिनमें जो है ब्लड पूरी बॉडी के अंदर फ्लो करता है विदाउट कोई वेसल्स वगैरह प्रेजेंट नहीं होती, तो उसको हम बोलते हैं दोस्तों ओपन टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। बट क्लोज्ड टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम वही होता है जिनके अंदर जो ब्लड होगा वो कहाँ पर फ्लो करेगा, वेसल्स के अंदर। ठीक है, धमनियों या शिराओं के अंदर, इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हार्ट एंड रेस्पिरेटरी पिगमेंट आर अब्सेंट। दोस्तों इन एनिमल्स के अंदर हार्ट अब्सेंट होता है। ठीक है, और हार्ट की जगह कोई और एक ऐसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी जो कि ब्लड को पंप करने का काम करेगी, जो कि कॉन्ट्रेक्टाइल होगी और ब्लड को पंप करने का काम करेगी। बट आप कहेंगे कि हार्ट जो होता है वो अब्सेंट होता है। दोस्तों इनके अंदर जो है पिगमेंट जो होते हैं वो भी अब्सेंट है, यानी कि जैसे हम बात करते हैं ब्लड के अंदर हमारी, जैसे रेस्पिरेटरी पिगमेंट की बात हुई है, हमारी बॉडी के अंदर दोस्तों हीमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन कैरियर होता है, ऑक्सीजन वाहक होता है। ठीक है, इनके अंदर जो है दोस्तों रेस्पिरेटरी पिगमेंट अब्सेंट होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पॉइंट नंबर 9,
एक्सक्रीटरी सिस्टम शोज ए पेयर्ड ऑफ प्रोटोनेफ्रिडिया। इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर एग्जिट करने में हेल्प करता है। तो इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो पेयर्ड ऑफ प्रोटोनेफ्रिडिया होती है विद सोलेनोसाइट्स होती हैं, ठीक है। इनकी हेल्प से इसमें एक्सक्रेशन का प्रोसीजर होता है, ठीक है। वो जब हम एम्फियोक्सिस के एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद नंबर 10th पॉइंट, ब्रेन इज नॉट प्रेजेंट। दोस्तों इनके अंदर जो ब्रेन होता है वो अब्सेंट होता है। इनका जो हेड होता है वो भाले के समान होता है। आप एम्फियोक्सिस की बॉडी, इसीलिए इसको लेंसियोलेट क्यों कहा गया, क्योंकि उसका जो आगे वाला जो सिरा आप देखेंगे एकदम भाले के समान है, ठीक है। तो इसके अंदर ब्रेन तो हेड तो प्रेजेंट है एक तरीके से, लेकिन इसमें ब्रेन जो होता है वो अब्सेंट होता है। उसके बाद 2 पेयर ऑफ सेरिब्रल एंड सेवरल पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर प्रेजेंट। इनके अंदर जो है 2 पेयर्स ऑफ सेरिब्रल एंड सेवरल पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स जो होती है वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। सेक्सेस आर सेपरेट। दोस्तों इनके जो सेक्सेस होते हैं यानी कि मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो सेपरेट होंगे, यानी कि मेल बॉडी के अंदर होंगे और फीमेल बॉडी अलग अलग होगी, ठीक है। मेल बॉडी के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन्स होगा, फीमेल बॉडी के अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा। तो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है दोस्तों इनके अंदर, ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है, यानी कि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। दोस्तों इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है, ठीक है। जनरली हमने जब देखा था सिफेलोकॉर्डेटा के जो मेन फीचर्स है उसमें क्या है कि जिसमें जो फर्टिलाइजेशन होगा वो अब्सेंट हो, वो कैसा हो जाएगा, एक्सटर्नल हो जाएगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे सपोज करो स्पर्म और ओवा मिले, ठीक है। स्पर्म और ओवा जैसे सपोज करो अगर फीमेल के अंदर बॉडी के अंदर जो है स्पर्म जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर अगर फीमेल की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, एग और स्पर्म जो है वो फीमेल बॉडी के अंदर रिलीज करके वहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है बॉडी के अंदर, तो उसको कहेंगे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन। लेकिन वही फर्टिलाइजेशन अगर स्पर्म और एग जो है वो वाटर के अंदर छोड़ दिए जाएं, फिर वो वाटर के अंदर, या फिर आप कह सकते हैं कि आउटसाइड द बॉडी से बाहर अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो उसको हम बोल सकते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और इनके अंदर जो है पानी के अंदर जो है यानी कि सी वाटर के अंदर ही फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो ये था जनरल फीचर्स। और भी अगर आप छोटे छोटे पॉइंट्स नोट करें, जैसे कि ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, यानी कि इनकी बॉडी जो होती है 3 जर्म लेयर से मिलकर बनी होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। इनकी बॉडी जो होती है दोस्तों बायलैटरली सिमेट्रिकल होती है, यानी कि इनकी बॉडी को 2 भागों में काटा जाए तो एकदम बराबर बराबर भागों में कटेंगे, ठीक है। दोनों जो लेटरल पार्ट्स होंगे एक दूसरे के एकदम इक्वल होंगे, जो भाग इधर आएगा वो भाग इधर ही आएगा। हमारी बॉडी भी बायलैटरली सिमेट्रिकल होती है। अगर हमें इंसान को यानी ह्यूमन बींग्स को बीचों बीच कोई काटे तो एक आंख इधर आएगी, एक आंख इधर आएगी, एक कान इधर आएगा, एक कान इधर, एक हाथ इधर आएगा, एक हाथ इधर आ जाएगा, ठीक है। मतलब बिल्कुल बीचों बीच अगर आप काटते हैं तो बिल्कुल बायलैटरली सिमेट्रिकल बॉडी हो जाएगी, ठीक है। इस तरह की बॉडी क्या कहलाएगी, बायलैटरली सिमेट्रिकल, और वो सिफेलोकॉर्डेट के एनिमल्स में पाई जाती है। उसके बाद दोस्तों इनमें जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट होता है, यानी कि किसी भी लार्वा का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। मतलब जैसे सपोज करो एग का फर्टिलाइजेशन के बाद अब डायरेक्टली जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। अगर एम्ब्रियो से जो है वो कोई लार्वा बीच में स्टेजेस आती हैं, ठीक है, जैसे हमने देखा था कि हेमिकॉर्डेटा के अंदर टॉर्नेरिया लार्वा बन रहा है, तो टर्नेरिया लार्वा बनने का मतलब यह है कि इनकी बॉडी में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो जो है इनडायरेक्ट हो रहा है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले लार्वा बन रही है तब जाकर के जो एडल्ट बॉडी बन रहे हैं। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि डायरेक्टली डेवलपमेंट हो रहा है, कोई लार्वा का बीच में फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये सभी के सभी डायोसियस एनिमल होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा मोनोसियस फ्लावर, डायोसियस फ्लावर, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो एनिमल्स होंगे वो डायोसियस होते हैं, यानी कि मेल अलग होगा, फीमेल अलग हो जाएगा। बॉडी इनकी ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है, ये पॉइंट भी नोट करेंगे। लगभग आपको दिखाई देगा, जैसे आप एम्फियोक्सिस की बॉडी को देखेंगे तो लगभग ट्रांसपेरेंट बॉडी दिखाई देगी। और इसमें जो सीलोम प्रेजेंट होता है वो एंटेरोसिलस टाइप का होता है, ठीक। और दोस्तों इनमें जो गिल स्लिट्स जो प्रेजेंट होते हैं वो लार्ज नंबर में प्रेजेंट होते हैं। और उसके बाद लास्ट पॉइंट अगर मैं बताना चाहूँ, इनमें जो मेटामॉर्फोसिस होता है लार्वा के अंदर, जो यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस होता है दोस्तों, कायांतरण जो होता है वो प्रोग्रेसिव होता है, ठीक है। एक होता है दोस्तों रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, एक होता है दोस्तों प्रोग्रेसिव टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है कि लार्वल फॉर्म में कोर्डेटा के मतलब बड़े बड़े फीचर्स, जो भी सारे फीचर्स वो शो करेगा, लेकिन एडल्ट होते होते क्या होगा दोस्तों, वो एडल्ट होते होते वो सभी के सभी खो देगा करेक्टर्स। एक बार फिर से अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है, जैसे कोई लार्वा है दोस्तों, लार्वल स्टेज में वो क्या शो कर रहा है, क्या कैसी कौन कौन सी स्ट्रक्चर, जितने भी कोर्डेटा के फीचर्स हैं
जैसे कि नोटोकॉर्ड का प्रेजेंट होना, फेरेंजियल गिल स्लिट्स का प्रेजेंट होना, डोर्सल नर्व कॉर्ड का प्रेजेंट होना, ये सब अपनी लार्वल स्टेज में, यानी कि जो हायर कैरेक्टर है, हायर एनिमल के जो कैरेक्टर है वो शो कर रहा है अपनी लार्वल स्टेज में। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे जैसे वो एडल्ट में कन्वर्ट हो रहा है वो जाकर के लोअर एनिमल बन रहा है, लो लेवल की क्वालिटी का एनिमल बन रहा है। तो इस तरीके का जो एडल्ट बॉडी बनती है उसको हम क्या कहेंगे, इसमें जो है रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। यानी कि जो चीज़ हमें स्टार्टिंग में जिस क्वालिटी, जो हमें क्वालिटी उसके लार्वल फॉर्म में देखने को मिली, जिससे हम आइडिया लगा सके कि एनिमल कैसा हो सकता है, तो वो एनिमल हमें अपेक्षा के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, मतलब जिस तरीके से हम अनुमान लगा रहे थे कि वो एनिमल जो है काफ़ी हायर एनिमल, हायर कैटेगरी का बनेगा, वो जो है नॉन कोऑर्डिनेट फीचर्स के जैसा बन जाता है। आगे चल के हमें लगता है कि वो हायर कोऑर्डिनेट बनेगा, लेकिन वो जो है नॉन कोऑर्डिनेट के आगे चल के नॉन कोऑर्डिनेट एनिमल बन जाता है, यानी कि उसमें रिडक्शन होता है, ठीक है। तो इस तरह का जो मेटामॉर्फोसिस होता है उसको हम बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। और प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में जो स्ट्रक्चर्स है वो लूज नहीं होती हैं, ठीक है। लेकिन रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, जैसे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, एडल्ट बॉडी बनते बनते नोटोकॉर्ड जो है बिल्कुल कम हो जाएगा या फिर कंप्लीटली रिड्यूस हो जाता है कभी कभी। तो इस तरह का जो और भी कई सारे फीचर्स है, गिल स्लिट धीरे धीरे जो है वो खत्म हो जाती है। तो इस तरह का जो फीचर्स होता है उसको हम कहते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। इस टाइप का जो मेटामॉर्फोसिस होगा उसको हम बोलेंगे रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। अगर हम दोस्तों क्लासिफिकेशन की बात करें तो इनके सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा के क्लासिफिकेशन में एक सिंगल क्लास आती है दोस्तों, लेप्टोकार्डी। और लेप्टोकार्डी की एक सिंगल फैमिली है दोस्तों जिसको हम बोलते हैं ब्रैंकियोस्टोमेटी, जिसके अंदर रखा गया है ब्रैंकियोस्टोमा। उसी को हम बोलते हैं दोस्तों एम्फियोक्सिस, उसी को हम बोलते हैं दोस्तों लैंसियोलेट। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पढ़ते रहिए, गुनगुनाते रहिए और मस्त रहिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। बाय बाय।